Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. In today's premix जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर से रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए बिफोर मूविंग ऑन टू द लेक्चर फॉर द वीक, जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे बैच 3 जो हैं ऑफ द कोर्सेज वो लॉन्च हो चुके हैं. मतलब हमारे जीएस के लिए जो सबसे होलिस्टिक कोर्स आपको मिलेगा आउट देयर इन द मार्केट, दैट इज़ अ प्री प्लस मेंस कोर्स, जिसके अंदर अब सिर्फ कंटेंट लेक्चर्स, डेली आंसर राइटिंग एज वेल एज क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि प्री क्योर की हमारी जो सीरीज़ है वो भी इंक्लूडेड होगी, जहाँ पे हम हर रोज़ आपको करंट अफेयर्स जो है वाया लेक्चर्स कवर कराएंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी जस्ट अबाउट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर स्टैटिक कंपोनेंट. अब जो है आपके करंट अफेयर्स is also something that we will be helping you with. So if you want the course with answer evaluation, that will be for rupees 25,000 only. Right now you don't have to pay for lakhs and lakhs of rupees. Sirf 25,000 rupees, only 25,000 rupees is the cost of a course with answer evaluation and 20,000 without answer evaluation. Then we also have our optional, which is political science and international relations, जिसके अंदर again you will find one of the most holistic PSIR courses. So if you're aiming to crack a PSIR optional, this is the course to go, right, which has helped numerous students over the past 2 years crack the mains examination for PSIR, जिसके अंदर nearly 500 hours of lecture content है, including updations जो कि बहुत ज़रूरी होती है PSIR में, plus weekly answer writing as well as half length and full length tests along with mentorship via Telegram groups. And again we also have a sociology optional जिसका batch 3 शुरू हो गया है, including content, HLTs, FLTs and weekly answer writing. Right? अगर आप दोनों ही optional के with answer evaluation लेना चाहते हैं तो ये 15,000 के होंगे, एंड अगर विदाउट आंसर इवैल्यूएशन के तो ये सिर्फ 12,000 रुपीज़ के होंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एसे कोर्स जिसका बैच 3 शुरू हो जाएगा. साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कंसिडरिंग आपका जो prelims hai that has been postponed to October 10th, which really opens a window for preparing for mains. हम लेके आए हैं 48 days of daily answer writing course, जहाँ पे जनरल स्टडीज़ के लिए एक कोर्स है, सोशियोलॉजी के लिए एक कोर्स है एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक कोर्स है, ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग को मास्टर कर सके, सो दैट यू डोंट हैव टू वेट टिल आफ्टर द प्रीलिम्स, जब जो है आपके पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम अवेलेबल होगा. Enrollments for batch 3 जो हैं as well as for these daily answer writing courses starts from 10th of May, ये शुरू हो गई थी and will go on till 31st of May 2021. अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com. वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप ये कोर्स लेते हैं और अगर यू एंड अप टेकिंग 2 कोर्सेज, राइट, मतलब आप कॉम्बिनेशन कोर्स लेते हैं PCM प्लस ऑप्शनल और PCM प्लस एसे और PCM प्लस ऑप्शनल प्लस एसे, यू विल एंड अप गेटिंग डिस्काउंट एज पर दैट. ठीक है, तो अगर आपने एक कोर्स लिया तो 1,000 रुपये, अगर आपने 2 बड़े कोर्स ले लिए तो 2,000 एंड सो ऑन सो फोर्थ. चलिए बढ़ते हैं अब आज के क्वेश्चन की तरफ. आज का पहला क्वेश्चन इज with regard to UPSC, which is a constitutional body. Now the question states, with reference to UPSC, consider the following statements. पहली statement कहती है that members of UPSC submit their resignation to the chairman of UPSC. Second statement कहती है that the president must always consult Supreme Court before removing any UPSC member from office. राइट, ये फॉर नहीं फ्रॉम होना चाहिए. थर्ड स्टेटमेंट कहती है यूपीएससी इफ रिक्वेस्टेड by any 2 or more states, so to do so assists those states in framing and operating schemes of joint recruitments. ठीक है, कि अगर यूपीएससी को रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स, तो यूपीएससी इन स्टेट्स को असिस्ट करते हैं इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स फॉर जॉइंट रिक्रूटमेंट टू दो स्टेट्स. अब आपने क्या बताना है, आपने हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं गलत है, दैट इज दे आर नॉट करेक्ट. आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है. तो ध्यान से पढ़िए इन स्टेटमेंट्स को और फिर जो है अपना आंसर मार्क कीजिए. राइट, यू कैन टेक 1 minute टू जस्ट थिंक अबाउट दिस. एंड इसका सही जवाब है A, 1 and 2 ओनली. दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स जो है गलत है, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है
वो सही है। ज़रूरी है ये याद रखना कि ऐसे कुछ जो स्टैटिक क्वेश्चन है ये आपको रिवीजन के थ्रू ही याद होंगे। अगर आपको ये आता था तो वेरी गुड, दिस इज़ वन ऑफ दोज इजी सिटर क्वेश्चंस जो कि आपको आना चाहिए पॉलिटी का, जो कि आपको ज़रूर it will put marks in your kitty, right? So if you are getting questions like these wrong, you really need to amp up your preparation. You need to revise Lakshmikant and you need to go through the topics again, because ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक आपको याद होनी चाहिए। अब आर्टिकल 317 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है विद व्हाट, ये डील करता है विद द रिमूवल एंड सस्पेंशन of members of public service commissions including your UPSC, right? जो चेयरमैन या कोई भी और मेंबर होता है ऑफ UPSC वो रिमूव किए जा सकते हैं फ्रॉम हिज और हर ऑफिस ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, एक ऑर्डर हो सकता है कि आप उनको क्यों निकाल रहे हैं। द प्रेसिडेंट मे बी रिमूविंग देम ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर। नाउ व्हाट इज इट दैट एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ मिसबिहेवियर? आप कैसे प्रूव करेंगे दैट समवन हैड मिसबिहेव्ड? नाउ दिस ground for misbehavior के ऊपर removal can only happen after the Supreme Court gets a reference from the President that you please conduct an inquiry to ensure whether this particular member or chairperson had misbehaved, right? If there is sufficient ground for misbehavior, तो Article 145 के तहत Supreme Court जो है इसके ऊपर एक जानकारी रखती है, एक इंक्वायरी बिठाती है, and then if the Supreme Court inquiry says that yes, such grounds do exist, then that member may be removed. However, does this requirement exist in all cases of removal? क्या हर removal के लिए the president has to consult the Supreme Court? No, the president does not have to, right? There can also be other cases where president can remove the chairman or other members of the Public Service Commission. Why? If the member or the chairperson is adjudged and insolvent, मतलब वो bankrupt हो गए, तो president को Supreme Court के पास जाने की ज़रूरत नहीं है to remove them. या if they are engaging during his term of office in any paid employment outside the duties of his or her office, so say along with being the chairperson or being the member of the UPSC, मैं किसी private corporation में भी काम कर रहा हूँ, right? That isn't allowed. If I am doing that, I will be removed from that position. साथ ही में अगर in the opinion of the president that member or chairperson is unfit to continue in the office because of infirmity of mind or body, right? या तो उनकी mental health या उनकी physical health जो है उनको allow नहीं कर रही to continue in the ऑफिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली जो पहली स्टेटमेंट थी वो भी गलत थी। वाई? बिकॉज द मेंबर्स जो हैं अगर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर करना होता है, वो अपना रेजिग्नेशन यूपीएससी के चेयरपर्सन को नहीं बल्कि किसको टेंडर करते हैं? ये देते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही। ठीक है, विच इज वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, the second statement is also incorrect, the third statement is correct, right? Article 320 provide करता है that it will be the duty of the UPSC या फिर the State Public Service Commission in case of states to conduct examination जिसके through appoint किए जाएंगे लोग to the services of either the union or to the services of state. Now, very importantly, the Constitution in Article 320 also states that it will be the duty of Union Public Service Commission that if it is requested by two or more states to do so, वो असिस्ट करेंगे ऐसे स्टेट्स को इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज जिनके लिए कैंडिडेट्स कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस के लिए रिक्वायर्ड है, जिनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस हो, राइट? उसके लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है, तो यहाँ पे वो हेल्प मांग सकते हैं यूपीएससी की कि आप हमको बताइए हम किस तरह से ये जॉइंट रिक्रूटमेंट करें, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन वाज a lot in news. Second question IR से related है, ये कहता है that which of the following is correct about diplomatic immunity. पहली statement है that diplomatic immunity is granted on the basis of two conventions called the Geneva Conventions. Second, as per the conventions, the immunity enjoyed by a diplomat posted in the embassy is inviolable. मतलब इसको कोई erode नहीं कर सकता है. Third, डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी कैन बी वेव्ड बाय द डिप्लोमैट्स होम कंट्री, मतलब डिप्लोमैट की खुद की होम कंट्री इस डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी को वेव ऑफ कर सकती है, हटा सकती है। आपके ऑप्शंस अब हैं ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली या डी ऑल ऑफ दी अबव। अब आपने क्या बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं।
आप यहाँ पे पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी, 2 and 3 ओनली। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, इट इज इन फैक्ट ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ yes 2 conventions, but these 2 conventions aren't called the Geneva Conventions, they are in fact known as the Vienna Conventions। अब recent न्यूज़ के अंदर साउथ कोरिया में जो बेल्जियम के एम्बेसडर हैं, उनकी वाइफ की हाथापाई हो गई। शी एंडेड अप in a confrontation with 2 South Korean people, which was caught on camera and widely circulated, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो है हाहाकार मची हुई थी साउथ कोरिया में, राइट, दैट यू शुड ट्राई दैट वुमन ऑल्सो इवन दो शी हैपन्स टू बी दी एम्बेसडर्स वाइफ, राइट। तो यहाँ पे ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है बाय द वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन में 2 मेन कन्वेंशन है, द कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ 1961 एंड द कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस ऑफ 1963, राइट, जो कि रैटिफाई की गई हैं बाय 187 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। अब यहाँ पे एक और आप चीज़ जो है याद रख सकते हैं कि अगर हम बात करें कॉन्सुलर रिलेशंस की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, आपको पता होगा कि कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत सारे एरियाज ऑफ डिप्लोमेटिक कन्वेंशंस होते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, जब हम बात करते हैं एम्बेसडर्स की एक्सेट्रा की, हम कहते हैं कि एक नेशन जो एक वेरियस डिप्लोमैट्स हैं, उनके डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग्स हो सकती है, राइट। तो फॉर एग्जांपल दैट डिप्लोमैट मे बी पोस्टेड इन एन एम्बेसी और इन अ कॉन्सुलेट, या फिर उनकी यूएन की पोस्टिंग भी हो सकती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, एक नेशन का एक ही एम्बेसी होता है एक फॉरेन कंट्री में, राइट। जैसे कि बाकी कंट्रीज के जो एम्बेसीज हैं जहाँ पे उनके एम्बेसडर्स होते हैं, वो कहाँ पे, दिल्ली के अंदर है। हाउएवर कॉन्सुलेट्स जो है मल्टीपल जगहों पे हो सकते हैं, मल्टीपल कॉन्सुलेट ऑफिसेस हो सकते हैं। तो डिप्लोमैट्स जो कि एम्बेसी के अंदर लोकेटेड होते हैं, उनको पूरी इम्यूनिटी मिलती है अलॉन्ग विद देयर फैमिली मेम्बर्स, वेयरएज डिप्लोमैट्स जो कि कॉन्सुलेट्स के अंदर पोस्टेड होते हैं, उन डिप्लोमैट्स को भी इम्यूनिटी मिलती है, बट दे कैन ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड इन केस ऑफ सीरियस क्राइम्स, जब एक वारंट इशू होता है। बिसाइड्स इनकी जो फैमिलीज हैं, दे ऑल्सो डू नॉट शेयर दैट इम्यूनिटी, इनकी फैमिलीज को एक्सटेंड नहीं की जाती ऐसी जो इम्यूनिटी होती है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर। अब ये जो वियना कन्वेंशन है ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ 1961, ये कहती है कि जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है टू अ डिप्लोमैट पोस्टेड इन द एम्बेसी, वो क्या है, इनवायलेबल है, उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, उसको कोई टैम्पर नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी जो है उनको अरेस्ट नहीं कर सकता, उनको डिटेन नहीं कर सकता। ये डिप्लोमैट जो है ना ही अरेस्ट किए जा सकते हैं, ना ही डिटेन किए जा सकते हैं, एंड इनका जो घर है उसको भी उसी तरह की इनवायबिलिटी एंड प्रोटेक्शन दी जाएगी जैसे कि एम्बेसी को दी जाती है, राइट। तो हम कहते हैं जो एम्बेसी है वो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो है टेरिटरी होती है। तो इंडिया का एम्बेसी फॉर एग्जांपल यूएस में इंडिया की टेरिटरी माना जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर द डिप्लोमैट्स होम कंट्री। अब देयर माइट बी ओकेजन्स जब डिप्लोमैट की जो होम कंट्री है वो वेव कर दे इम्यूनिटी को, बट ये मोस्टली सिर्फ तब होता है जब इंडिविजुअल ने कोई बहुत ही सीरियस क्राइम कमिट किया होता है विच इज़ कम्प्लीटली अनकनेक्टेड टू देयर डिप्लोमैटिक रोल, या फिर उन्होंने ऐसा क्राइम जो है विटनेस किया होता है। ऑल्टरनेटिवली होम कंट्री ये भी बोल सकती है कि अगर हाँ जी इन्होंने ये गलती की है, दे माइट हैव कमिटेड दिस क्राइम, सो इंस्टेड ऑफ प्रोसिक्यूटिंग देम इन दैट कंट्री, इन द कंट्री जहाँ पे वो पोस्टेड है, दे मे कॉल देम बैक होम एंड प्रोसिक्यूट दैट पर्टिकुलर डिप्लोमैट एट होम। वाइल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है इंसुलेट करने के लिए बनाई जाती है डिप्लोमैट्स को फ्रॉम हार्म, कि कहीं दूसरी कंट्री में नोबडी शुड एनी पीपल in the posting wali country should not hurt them or harm them. It does not insulate the countries from a bad reputation and blow to bilateral ties. तो बहुत बार जो है अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो उसके कारण जो रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज़ हैं वो हैम्पर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है इंसिडेंट्स हुए हैं विद रिगार्ड टू पीपल फ्लाउटिंग सच नॉर्म्स एंड इशूज हैपनिंग, राइट। आपको जैसे कि याद होगा इवन इंडिया के केस में, इंडिया के सिनेरियो के अंदर देवयानी खोबरागड़े जो कि एक आईएफएस ऑफिसर थी पोस्टेड इन द यूएस, राइट, उनको लेके एक बहुत बड़ा मसला उठा था जहाँ पे अगेन ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का इशू सामने आया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टेट्स,
A political party, if it is not satisfied with the conduct of municipality elections, then the party can directly file an election petition with regard to the same in या with which of the following. ठीक है, आपके ऑप्शंस अब हैं A, any district court जहाँ पे constituency या ward belong करता है, B, the high court of the concerned state, C, the Supreme Court of India, या D, any authority जो कि प्रोवाइड की गई है by the state legislature. राइट, यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. And the correct answer here is D, any authority as provided by the state legislature. Now something that you all should be aware of, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, that 1992 के अंदर 74th अमेंडमेंट के थ्रू हमने जो है एक नया पार्ट डाला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि डील करता है अर्बन लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग म्यूनिसिपैलिटीज के साथ. एंड इसके लिए आर्टिकल्स 243P टू 243ZG जो है ऐड किए गए थे. वेरी इंपॉर्टेंटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है टू थर्ड टियर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, एंड उनको एक जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना देता है. राइट, जहाँ पे ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं एंड इनका बनाना जो है वो डिमांड किया जा सकता है. स्टेट्स के ऊपर अभी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन रखी गई that they have to make municipality as per the system जो कि इंश्राइन किया गया था by the 74th Amendment Act. Now very importantly आर्टिकल 243ZG जो है ये ऐड किया गया था, जो कि बार करता है इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स विद रिगार्ड टू सच म्यूनिसिपैलिटीज. Notwithstanding anything in the court, ये क्या कहता है कि जो वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू ईदर डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज या अलॉटमेंट ऑफ स्टेट टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है मेड और परपर्टिंग टू बी मेड अंडर आर्टिकल 243ZA, इनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में. सेकेंडली, कोई भी इलेक्शन टू एनी म्यूनिसिपैलिटी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट by an election petition जो कि present किया जाएगा to such an authority and in such a manner as is provided by any law made by the state legislature. ठीक है, तो जो जिस अथॉरिटी को स्टेट लेजिस्लेचर ये ड्यूटी सौंपेगी वही इनके साथ डील कर सकता है एंड नॉट द courts. Right, so this is something जो कि याद होना जरूरी है. छोटी सी डिटेल होती है जो कि कई बार हम ओवरलुक कर देते हैं. Right, so this is something that you can keep in mind. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नाउ इज अ मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन. जैसे कि आपने देखा होगा आजकल सिर्फ फैक्ट बेस्ड या करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि बहुत कॉन्सेप्चुअल मॉरली लोडेड क्वेश्चंस जो हैं कई बार पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स में, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ आप पॉलिटी के किस पार्ट को या कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को रिलेट कर सकते हैं. अब ये क्वेश्चन कहता है दैट द मॉरल कंपास फॉर इंडियाज गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. आपके ऑप्शंस हैं शेड्यूल 9 दैट इज द 9th शेड्यूल, बी द प्रीएम्बल, सी फंडामेंटल राइट्स या डी फंडामेंटल ड्यूटीज. अब क्वेश्चन जो है किसी बुक में नहीं है, किसी लक्ष्मीकांत में नहीं है, बट ऑनेस्टली अगर आप थोड़ी सी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी एंड एक जनरल कॉमन सेंस जो है उसको लगाएं, आपको ये आंसर फॉर श्योर आ जाएगा. और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी द प्रीएम्बल. ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये प्रीएम्बल कैसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रीएम्बल कैसे एक मॉरल कंपास प्रोवाइड करता है. प्रीएम्बल जो है एम्बॉडी करता है, जैसे कि हमें पता है, जो बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज हैं ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन बेस की गई है. एक बहुत बार बोला जाता है कि आपका प्रीएम्बल क्या है, ये इंडेक्स है, एक तरह से एक आई ओपनर है टू व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट एंड हेल्प करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको भी टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिमांडिंग ऑफ देम. इट कंटेन्स कुछ नोबल विजन्स एंड कुछ गोल्स जो कि सेट किए गए थे बाय द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्ट करता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के उन्हीं एस्पिरेशंस को. राइट, सो द फैक्ट कि इंडिया को जो है आपने एक जस्ट स्टेट बनाना है, इक्वालिटी इंश्योर करनी है,
आपने जो है इसके अंदर जो है उसको एक डेमोक्रेटिक स्टेट बना के रखना है, सेक्युलरिज्म इंश्योर करना है, इसके अंदर जो है आपने फ्रेटर्निटी इंश्योर करनी है, इसकी इंटेग्रिटी इंश्योर करनी है। ये सब जो है कुछ गोल्स एंड एस्पिरेशन सेट आउट किए गए हैं। ना वेरी इंपॉर्टेंटली वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू ने, उन्होंने भी अपने एक एड्रेस में, इनफैक्ट उनकी पूरी स्पीच है जो कि PIB पे भी अवेलेबल है, जहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि प्रियम्बल ऑफ इंडिया जो है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये प्रोवाइड करता है एक मॉरल कंपस फॉर अ कंट्रीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि बेसिकली legislature, that is your parliament, your executive, that is your government of the day, as well as judiciary, चाहे वो आपके high court हो, supreme court हो, they turn to the preamble for guidance in interpreting the constitution and ensuring कि जो laws हैं वो constitution के हिसाब से बनाए जाएं. Therefore, the actions of the three wings of our polity, that is legislature, executive and judiciary जो हैं, they are judged to the extent कि किस हद तक डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं. Now we come to the last question of the day. The question says, which of the following is or are correct about IT laws in India? पहली स्टेटमेंट कहती है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ 2021 एक सेकेंडरी लेजिस्लेशन है. सेकेंड, 2021 रूल्स हैव स्टेम्ड फ्रॉम सेक्शन 87 of the Information Technology Act of 2000. Third, Section 66A of the IT Act of 2000 was declared unconstitutional by the Supreme Court as it invaded upon the Article 19 of Constitution. अब आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, all of the above. अब वेरी इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन जो है ना ही सिर्फ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, बट इनफैक्ट इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट भी रेज कर दिया गया है विच इज़ ऑफ सेकेंडरी लेजिस्लेशन. तो अगर आपको सेकेंडरी लेजिस्लेशन का मतलब नहीं पता होगा, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये सही हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट हैं. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक रूल्स जो कि अभी रिसेंटली लाए गए थे विद रिगार्ड टू OTT प्लेटफॉर्म्स, विद रिगार्ड टू बिग टेक कंपनीज, सोशल मीडिया कंपनीज, राइट, इन सब के लिए लाए गए थे जो कि सुपरसीड करते 2011 के IT रूल्स को. ये एक सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? अब अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें या फिर इवन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें, जो लॉज बनाए जाते हैं ना, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. देयर इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन एंड देन देयर इज द सेकेंडरी लेजिस्लेशन. नाउ विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिकॉज हमने लॉ मेकिंग की मेन ड्यूटी किसको सौंपी है? पार्लियामेंट को सौंपी है. मतलब जो भी लॉज पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाएंगे, मतलब दोज लॉज, those statutes which are debated in the parliament and then passed by the parliament, they are called as primary legislation. On the other hand, within the legislation there can be certain rules, there can be certain details जो कि पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाई जाती, बल्कि are left to whom? They are left to the executive branch, that is the government. राइट, गवर्नमेंट जो है ये डिटेल्स, ये रूल्स, ये रेगुलेशंस बना देती हैं. तो ये IT रूल्स जो हैं ये किसने बनाए हैं? ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने बनाए हैं. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गई एंड आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, उन्होंने मिलके जो है ये साथ में रूल्स बनाए हैं. इनका पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं था. एंड दैट इज वाई when the government of the day and not the parliament formulates certain rules and norms, उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम secondary या subordinate या even delegated legislation जो है इसको हम बुलाते हैं. ठीक है, तो yes, absolutely right, ये rules जो है एक secondary या subordinate या delegated legislation बुलाए जा सकते हैं. Now 2021 rules जो हैं they do stem from Section 87 of the Information Technology Act of 2000. ये Section 87 क्या था? Basically, this Section 87 gives central government the power, right? तो within ये Information Technology Act क्या हुआ? Information Technology Act is a primary legislation. Within the primary legislation, Section 87 remarks that the central government is given the power to make rules to carry out the provisions of this act.
And so in the follow-up to Section 87, the government using subordinate legislation formulated these IT rules of 2021. Now, very importantly, November 2012 के अंदर a Delhi-based student, Shreya Singhal, and this case became famous by the name of Shreya Singhal case also, filed a PIL in the Supreme Court of India, wherein she argued that Section 66A of the IT Act was very ambiguous, बहुत ही ज़्यादा vague है, बहुत ही ज़्यादा open-ended है, जो कि वायलेट करता है आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 66 से अब बात क्या करता था? ये बेसिकली कहता था दैट एनी पर्सन हु सेंड्स बाय एनी मीन्स ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स या फिर किसी और इन्फॉर्मेशन द्वारा विच इज ऑफेंसिव और हैज अ मेनेसिंग कैरेक्टर or any information which he knows to be false but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction or insult shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with a fine. ठीक है, तो अब ये जो है बहुत ही broad था. Now anything can be inconvenient, anything can be annoying, right? Someone can just put up a joke about me, right? इतने सारे memes चलते politicians के बारे में, so politician may turn around and say, oh this annoyed me a lot or this insulted me a lot, so I'm going to put this person in jail. Which actually happened, right? With regard to, there were numerous cases with regard to a cartoonist in Bengal, with regard to certain 2 young girls in Maharashtra, ठीक है. तो इन सब सिनेरियोज के कारण जो है इन लोगों को 66A के अंडर जो है प्रोसिक्यूट किया गया था. फाइनली 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया एक वर्डिक्ट wherein they agreed to the fact that yes, Section 66A of the IT Act is in fact unconstitutional entirely, and they said that Section 66A of IT Act ये arbitrary है, excessive है, as well as disproportionately it invades the right of free speech, जो कि क्या है, जो कि आपका आर्टिकल 19 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली योर आर्टिकल 19 क्लॉज 1. ठीक है, तो अगर ब्रॉडर आर्टिकल 19 भी लिखा हुआ है तो भी करेक्ट है, राइट? इवन इफ इट डज नॉट से आर्टिकल clause 1, right? Even then it is correct, right? So these were the questions of the day, right? These are all. अगर आपकी कोई mistakes हुई हैं, please go through them again, revise them, and again दोबारा आपको बताना चाहूँगी कि batch 3 हमारे GS के, PSIR के as well as sociology के launch हो चुके हैं. इनका schedules जो हैं ये available हैं हमारी website sleepyclasses.com पे. इतना होलिस्टिक, कंप्लीट और कंप्लीटली डेडिकेटेड कोर्स आपको प्रॉबेबली कहीं और इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पे नहीं मिलेगा. सो प्लीज़ डू गो हैव अ लुक.